नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से 2024 को एक एक दिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं चुनाव की तरफ, कैसे तस्वीर बदल रही है, कैसे पूरा माहौल बदल रहा है, कैसे पिक्चर बदल रही है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब जान गई है कि मोदी जी का मुकाबला कैसे करना है। आज हम इसको समझेंगे और हम ये भी समझेंगे जो हमने पिछले दिनों कहा था कर्नाटक चुनाव के टाइम में, आपको याद होगा, वो बातें भी अब सही होती हुई दिख रही हैं, उसी दिशा में जा रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कैसे तस्वीर बदल रही है, कैसे पूरा माहौल बदल रहा है, कैसे पिक्चर बदल रही है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अब जान गई है कि मोदी जी का मुकाबला कैसे करना है। आज हम इसको समझेंगे और हम ये भी समझेंगे जो हमने पिछले दिनों कहा था कर्नाटक चुनाव के टाइम में, आपको याद होगा, वो बातें भी अब सही होती हुई दिख रही हैं, उसी दिशा में जा रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। राहुल गांधी ने अमेरिका में बड़े आराम से बैठकर पूरी बीजेपी को हिला दिया है। मोदी जी पर सीधे अटैक, और राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा कि भैया ये तो अगर भगवान के पास भी बैठे होंगे तो उसको भी सिखाने लगेंगे कि दुनिया कैसे चलती है। ये इंजीनियरों के पास में बैठ जाते हैं तो इंजीनियरों को सिखाने लगते हैं, डॉक्टर के पास में बैठ जाते हैं डॉक्टर को सिखाने लगते हैं, अर्थशास्त्री के पास बैठ जाते हैं तो अर्थशास्त्री को सिखाने लगते हैं। जो उन्होंने कहा वो उसका निचोड़ ये है। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में, 2.5 साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मोदी जी के बारे में ऐसी सीधे और निजी टिप्पणी की हो, कोई भी एक मामले में। फिर अचानक क्या हुआ? अचानक मोदी जी सीधे निशाने पे कैसे आ गए? इसको आपको समझना है तो आपको मेरा वो वीडियो याद करना पड़ेगा जो कर्नाटक चुनाव के टाइम में मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे 91 गालियां दी हैं, 91 गालियां दी हैं, और अगर इन गालियों के बावजूद वो हार जाते हैं तो एक संदेश जाएगा कि मोदी जी को गाली देने से चुनाव आसानी से जीता जा सकता है, लोग खुश हो जाते हैं, वोट देते हैं। और ये चीज़ अब कांग्रेस पार्टी ने पकड़ ली है या कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी के लिए एक लाइन इस्तेमाल कर दी थी कि कैसा नीच किस्म का आदमी है। उसके बाद मणिशंकर अय्यर के ऊपर एक के बाद एक कई एक्शन हो गए थे। इसके अलावा भी देश भर में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी, मोदी जी पे हमला करने से सब बचते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि लोग मोदी जी का अपमान नहीं सह सकते। लेकिन ये जो नया घटनाक्रम है ये बताता है कि किस तरह से अब हालात बदल गए हैं, और 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर कोई बहादुरी से सामने आकर मोदी जी पर सवाल उठाता है तो जनता को अपने अंदर का गुस्सा उस आदमी के मुंह से निकलता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब गिन गिन के, चुन चुन के मोदी जी को ही टारगेट कर रही है। अब अडानी के मामले में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कांग्रेस पार्टी मोदानी कहती है, मोदी और अडानी का नाम जोड़कर कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने चौकीदार चोर है का नारा देने के बाद कान पकड़ लिए थे कि मोदी जी को टारगेट नहीं करेंगे। और तो और कांग्रेस पार्टी अपनी कोर विचारधारा की तरफ से वापस आ गई है। जो कांग्रेस पार्टी जनेऊ पहन के घूमती थी, साष्टांग प्रणाम करती थी और तमाम सारे के संदेश देती थी, वो कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों के मामले में कुछ ज्यादती होती है तो अब चुप नहीं बैठती जैसा पहले था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब समझ में आ गया है कि भारत के लोग धीरे धीरे मोदी जी से दूर जाने लगे हैं और एक मोह भंग की स्थिति मोदी जी के मामले में हो गई है। और ये काम, ये सिलसिला जो है ना, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही शुरू कर दिया था। 27 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो जहरीले सांप की तरह, इनको चाटते ही आदमी मर जाएगा। बहुत आलोचना हुई और बहुत सारे लोगों ने, जो यहाँ पर बदलते वक्त की नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं, उन विश्लेषकों ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो मोदी पे सीधे अटैक हो रहे हैं उससे तो कर्नाटक में बहुत नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जो नतीजे आए
उसके बाद से कांग्रेस पार्टी फुल फॉर्म में है। देखिए, जब माहौल होता है और आपके पक्ष में चीज़ें नहीं होती हैं तो आपके बड़े बड़े पत्ते भी बेकार हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी ने जो शो किया था, वो शो याद कीजिए, अगर पहले के मोदी के टाइम में हुआ होता, आज से 5 साल पहले हुआ होता, तो इस देश में सोशल मीडिया सेल पे उसकी और सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो तस्वीरें ज़बरदस्त महिमा मंडन के साथ साझा की जा रही होती और मोदी जी को विश्व गुरु बता दिया गया होता। लेकिन मोदी जी के वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा का पूरा एक शो था, उससे बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए मोदी जी, बल्कि उसका बहुत कई मामलों में उल्टा असर भी हुआ। तो ये लगातार बातें जो हो रही हैं वो सामने आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले अब बीजेपी, चूंकि जनता का रुझान अब बदल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले अब मोदी जी के बहुत सारे ब्रह्मास्त्र भी फेल हो जाते हैं। जैसे मुझे 91 गालियाँ दी, मैं गरीब का बेटा हूँ, इस तरह की बातें, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मैं ये जो वो बोलते थे, अब वो सारे फार्मूले काम नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी अगर वहाँ जाते हैं, अच्छा दूसरा ये है कि अगर वो कुछ बोल भी देते, जैसे उन्होंने बोल दिया मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, तो क्या होता है कि एक दफ्तर है, उसमें 25-50 लोग बैठे रहते हैं और उनका काम ये है, राहुल का भाषण ध्यान से सुनो और उसके तुरंत बाद दौड़ के अपने बॉस को बताओ कि देखो साहब, राहुल गांधी का ये वाला हिस्सा पकड़ के हम टांग तोड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि मुस्लिम लीग सेकुलर है अमेरिका यात्रा पे। अब वो मसला बन गया, क्योंकि लोग जितना पढ़े लिखे हैं उनको मुस्लिम लीग मतलब एक वो जिन्ना वाली दिखती है। अमित मालवीय जो सोशल मीडिया सेल का चीफ है बीजेपी का, आईटी सेल का, उसने भी ट्वीट किया कि उनको मुस्लिम लीग सेकुलर दिखती है जिसने पाकिस्तान बनाया, जबकि जिस मुस्लिम लीग की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो मुस्लिम लीग भारत पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई। 1948 में यह मुस्लिम लीग बनाई गई और इसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तान नहीं गए हैं भारतीय, जिन्होंने भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि के तौर पर चुना है, पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है, उन सब लोगों को संगठित रखना और देशभक्ति का एक गौरव उपलब्ध कराना। मुस्लिम लीग के मामले में एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि मुस्लिम लीग सेंटरिस्ट राइटिस्ट पार्टी है, ये उसका एक प्रोफाइल है, और बीजेपी भी सेंटरिस्ट राइटिस्ट पार्टी है। राइटिस्ट सेंटरिस्ट, राइटिस्ट सेंटरिस्ट, तो अगर राइटिस्ट सेंटरिस्ट पार्टी बीजेपी है तो मुस्लिम लीग भी राइटिस्ट सेंटरिस्ट है। तो ये सवाल कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि आपको मुस्लिम लीग अगर राइटिस्ट पार्टी है, राइटिस्ट सेंटरिस्ट पार्टी है, तो आप उसके साथ में क्यों गठबंधन कर रहे हैं और बीजेपी के को आपने क्यों अलग एक तरफ रखा हुआ है। हालांकि मैंने एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसके बावजूद इसलिए अलग हैं क्योंकि नफरत की राजनीति करना, दूसरे दल पे हमले करना, सांप्रदायिक आधार पर भड़काना, आग लगाना, देश को बांटना, ये काम भी तो देखना पड़ेगा कौन कर रहा है। बहरहाल इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी को 2 साल के लिए सजा हो जाती है, संसद की सदस्यता चली जाती है, घर छीन लिया जाता है। और वो बयान क्या था? वो बयान मोदी के खिलाफ सीधे अटैक वाले बयान था, और उसके बावजूद सब कुछ चला गया। एक आम नागरिक के तौर पे भाई जा रहा है विदेश यात्रा करने और फिर मोदी जी पर अटैक कर रहा है। और अब जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अटैक आ रहे हैं मोदी जी के ऊपर, वो उनका मजाक उड़ाने वाले हैं, और ये चीज़ बहुत खतरनाक है। मुझे एक चीज़ और पता चली है, जो कांग्रेस पार्टी ने, वैसे एक लोकनीति का सर्वे आया था CSDS का, उसमें 23% लोग मोदी को पसंद करते हैं। उसमें ये पूछा गया था कि आप किसको पसंद नहीं करते हैं। 2019 में, 14 में, 23 में 3 बार के सर्वे को मिलाया गया। तो उन्होंने जो अभी लेटेस्ट सर्वे है उसमें वो देख रहे हैं, उसमें पूछा गया कि आप किसको नापसंद ज़्यादा करते हैं। तो जो 16% लोग थे उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि 23% लोगों ने कहा कि वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, और 25% लोगों ने कहा कि हम ना तो मोदी को नापसंद करते हैं, ना राहुल को नापसंद करते हैं, और इसी तरह से ये आंकड़ा है। खैर, एक चीज़ और भी है, राहुल गांधी की अब जो पप्पू वाली छवि थी वो गायब हो गई, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल भी है वो भी अब उस तरह का हमला करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि देश के लोग गंभीरता से लेने लगे हैं
हम मजाक उड़ाएंगे, कोई वीडियो काट कूट के कुछ आलू सोना का वीडियो बनाएंगे, तो वो दूसरे दिन ही एक्सपोज हो जाता है। क्योंकि जब जनता आपके साथ है तो होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ डालते हैं या झूठ डालते हैं तो उसका फैक्ट चेक तुरंत हो जाता है। आप जैसे ही डालेंगे सोशल मीडिया पर, झट से एक आदमी आ जाएगा और करेक्ट कर देगा, नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा है। जैसे मुस्लिम लीग के मामले में कांग्रेसियों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों ने खुद ही अपना निकाल के विकिपीडिया से यहाँ से वहाँ से सब साफ कर दिया। तो अब स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि आने वाले 2024 से पहले मोदी जी की बैशिंग होगी। अब सबसे ज़्यादा टारगेट होंगे कौन? मोदी जी। मोदी जी की समस्या एक और भी है। देखिए, अब जैसे रेल हादसा हो गया, मोदी जी रोज एक रेल का उद्घाटन कर रहे हैं और उसी रेलवे में 3 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप रेलवे में नौकरी करने जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी हो गया है तो आपको ज्वाइन करने में 4 साल लग सकते हैं। यह है रेलवे की हालत। तो वहाँ पर मैन पावर नहीं है, वहाँ काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरह के तनाव हैं और नौकरियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका इवेल्युएशन होने लगा है, उनके कामकाज पर नज़र रखी जाने लगी, वो सारी चीज़ें हैं। और एक ट्रेन थी, देखिए, जिसका सीधे सीधे जिसका ग्रीन सिग्नल था, वो ट्रेन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के पास चली गई। एक आदमी का जो है सिर्फ, और वो भी सिस्टम को बाईपास करके, एक चूक हुई, कांड हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वो जो मोदी जी हैं जो पुलवामा के दूसरे दिन रेलवे को हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, रेलवे उनकी इतनी प्रायोरिटी की बात होती है, उनके टाइम में रेलवे में एक्सीडेंट हो रहा है। महाकाल में जब ये पिछले दिनों जब मूर्तियाँ टूटी आंधी अंधड़ से, महाकाल लोक जो बना हुआ है उज्जैन में, तो मुझे लोगों ने बताया कि समस्या पता है क्या है। एक व्यक्ति ने कहा, और ये आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको उठाने वाली है, नोट कर लीजिए, कि सबसे बड़ी समस्या ये है, कुछ भी गोबर कर दो आप, कितना भी करप्शन करना है कर दो, कितना भी घोटाला करना कर दो, अंदर कितने भी पैसे खाना है खा लो। आपको अपने मोदी जी को 2 चीजें देनी है। सारे मुख्यमंत्री ये बात समझते हैं। एक ये कि फोटो उनकी आनी चाहिए, दूसरा ये उद्घाटन उनसे करा लो, और तीसरा ये कि हर चीज उनका मास्टर स्ट्रोक कही जाए। बस मोदी जी को आप केवल पब्लिसिटी दे दो, उनका हिस्सा उनको मिल गया और आपको अपने हिस्से में जो चाहिए वो ले लो। उसी वजह से ये सारे जो कमजोर काम, घोटालेबाजियां, ये सब सामने आ रही हैं। मोदी जी को तो सिर्फ एक ही चीज से, आप सोचिए ना कि एक 9 किलोमीटर का स्ट्रेच बना था NH-24 का, के ऊपर जो बना था NH-9, वो उसी में वो अक्षरधाम से लेके और यूपी बॉर्डर तक जो है उन्होंने यात्रा निकाल दी थी बस में। कई साल तक बनता रहा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, फोटो सेशन हो गया, सब हो गया, कई साल तक बनता रहा। तो सबको समझ में आ गया है, तो रेलवे वाले को भी समझ में आ गया है। जो काम पहले सांसद वांसद किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेल मंत्री कर लिया करते थे, वो रोज़ ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश का काम छोड़ के खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? उनको पता है रेल मंत्री को, भैया इनको मोदी जी को, इसलिए हर चीज़ में मोदी जी का ग्रेट विजन, मोदी जी का महान विजन। वो कल मैंने आपको जो वीडियो बनाया था, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कि जो भारत से बहुत सारे आईफोन और बहुत सारे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसकी मैंने हकीकत बताई थी। उसमें भी मोदी जी का विजन। यहाँ तक कि ये कवच सिस्टम आया था रेलवे का, इसमें भी मोदी जी का विजन। तो सब जगह यही हो रहा है कि मोदी जी को केवल आप कवरेज दिलवा दो, मोदी जी की फ़ोटो छपवा दो, मोदी जी को क्रेडिट दे दो, मोदी जी को कंधे पे बिठा लो, बाकी तुमको जो करना है करो। और दूसरी ये बात सही भी है, एक मोदी जी के नाम पे आप अगर वोट दे रहे हैं और आप दिए जा रहे हैं, तो भाई मोदी जी क्या क्या करेंगे? नगर निगम का काम भी कर लेंगे क्या? कॉरपोरेशन का काम भी कर लेंगे? मोदी जी के नाम पे आदमी जीत के आया है, मोदी जी का नाम पे जीत के आया है, बात खत्म। उसके बाद मोदी जी कितना काम देखेंगे सबका? तो काम तो उन्हीं को करना है, लेकिन मोदी जी जो हैं वो ये ज़रूर देख लेते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इस आदमी को बनाया, मेरे नाम पे ये जीत के आया और ये खुद हीरो बन रहा हो, ज़्यादा कोरोना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, बनाओ उसको डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वो स्थिति है। तो उन पूरे हालात के बीच में अब मोदी जी का नाम इतना बड़ा हो गया है कि सब कुछ मोदी जी के ऊपर निर्भर है, और मोदी जी की स्थिति अब पहले के मुकाबले कमज़ोर होने लगी है। कर्नाटक में मोदी जी ने जाके खुद कह दिया कि भैया मुझे 91 गालियां दे चुके हैं, उसके बावजूद चुनाव हार गए। मोदी जी को सांप कह दिया, जहरीला कह दिया, उसके बावजूद चुनाव हार गए। तो सीधा संदेश ये है कि मोदी जी को आप बुरा कहते हैं तो आप चुनाव जीतते हैं, और कांग्रेस पार्टी यही कर रही है। उसने ये नीति अपना ली है कि मोदी जी को टारगेट करो, मजाक उड़ाओ मोदी जी का। मोदी जी की जितनी भी जो बात, अगर मोदी जी भाषण दे रहे हैं, प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, उसका मजाक उड़ाओ,
AB स्क्वायर कर रहे हैं, नाला गैस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मजाक उड़ा। कांग्रेस पार्टी अब इस रणनीति पे आ गई है। अब ये रणनीति उनकी कामयाब होती जा रही है, क्योंकि वो पहले वाली फैन फॉलोइंग तो है नहीं, तो उसका फर्क पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें लगातार मोदी सरकार पर असर डाल रही हैं। तो अब आने वाले समय में 2024 में का चुनाव आने से पहले आप हर तरफ अगर कोई चीज़ देखेंगे तो वो चीज़ होगी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी पर पर्सनल हमले किए जाएंगे, और पर्सनल हमले भी ऐसे किए जाएंगे कि मोदी जी को एक गंभीर व्यक्ति के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, उनकी किसी भी चीज़ को गंभीर नहीं माना जाएगा, और उनके पूरे एक एक घटना पर एक एक, इवन वो साष्टांग प्रणाम करते हैं या कुछ भी करते हैं, सेंगोल लेकर आते हैं, उस सब पे नज़र रखी जा रही है। और उसके अंदर जो भी फनी विजुअल मिल रहा है या जिस भी तस्वीर को लेकर उनकी आलोचना हो सकती है, उस तस्वीर को हाइप किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं वो एक झलक है कांग्रेस पार्टी की उन नीतियों की जिन नीतियों को कांग्रेस पार्टी ने हाल में अपनाया, कर्नाटक चुनाव में जिसको परखा, और कर्नाटक चुनाव में वो रणनीति कामयाब रही। अगर जब वीडियो गेम खेलते हैं ना, आखिरी स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ एक सबसे बड़ा राक्षस होता है, उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको मार लिया तो आप गेम जीत गए। कांग्रेस को भी पता है छोटी मोटी जगह हमला करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी को अगर आपने हरा लिया या मोदी जी को कमज़ोर कर दिया तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और कांग्रेस पार्टी उसी उम्मीद में, इसीलिए कांग्रेस के हर नेता के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी वो मसला फिर निकल के आ गया है जो मैं आपको बता चुका था कि इन्होंने जो भारत में दिवालिया होने का जो कानून बनाया था, उसके ज़रिए कितनी लूट हुई है देश की, उसको उठा लिया कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से मैंने आपको और भी कई मेरी स्टोरीज थी, वो लगातार कांग्रेस पार्टी उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो अब जो समय है आने वाला, वो बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना समय भी नहीं बचा है कि लोग रणनीतियाँ, परसेप्शन बदल लें। समय बहुत है लेकिन समय बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।